हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर चेतन कामले और आज हम पढ़ेंगे एक इमरजेंसी ड्रग के बारे में जो है एट्रोपिन। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग, वो ड्रग कौन से क्लास को बिलोंग करता है, फिर उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके इंडिकेशन मतलब उसके यूजेस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है और उसका क्या डोज हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। एट्रोपिन एक ट्रोपेन अल्कलॉइड है जो नेचुरली हमें एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है एट्रोपा बेलेडोना, जिसका पिक्चर मैंने साइड में दिया हुआ है और ये लैब में भी सिंथेसाइज हम कर सकते हैं। तो एट्रोपिन सल्फेट 1 ml में 0.4 mg हो सकता है या 0.6 mg हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वायल आपको अलग अलग डोज मिल जाते हैं। एट्रोपिन को लाइफ सेविंग ड्रग भी कहा गया है और एट्रोपिन सल्फेट बिलोंग करता है एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटी मुस्कैरिनिक एजेंट्स। तो देखते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स क्या होते हैं। उसमें दो टाइप है, एक मुस्कैरिनिक एजेंट्स है और एक निकोटिनिक एजेंट्स है। मुस्कैरिनिक एजेंट्स मुस्कैरिनिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर पे काम करते हैं और उनका काम होता है टू रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। निकोटिनिक एजेंट निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे काम करते हैं और उनका काम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज या गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज पे होता है। तो चलो देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स के क्या काम होते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स कॉल्ड एसिटाइलकोलिन एट सिनेप्स इन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने एक सिनेप्स का डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले नर्व से जो सिग्नल आ रहा है वो सेकेंड नर्व में पास करने का काम कौन करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। और यहाँ पे जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स है। तो इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम कौन करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। तो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स के क्या काम रहेंगे। इट इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बाय सिलेक्टिवली ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलाइन टू रिसेप्टर्स इन नर्व सेल्स। तो जैसे मैंने बताया कि नर्व सेल्स में जो रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक करके उनका जो एक्शन है वो इनहिबिट करेंगे एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। तो आगे देखते हैं एट्रोपिन सल्फेट का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। तो एट्रोपिन सल्फेट जनरली पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन इनहिबिट करते हैं। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के क्या एक्शन है। तो उनके एक्शन है टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट, इंक्रीज रेट ऑफ डाइजेशन, नैरोइंग ऑफ एयरवेज, प्रोमोट यूरिनेशन, प्रोमोट स्वेटिंग, सेक्सुअल एरोजल, इंक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, डिफिकेशन। ये सारे काम कौन करता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करते हैं। तो यही काम को इनहिबिट करने का काम एट्रोपिन सल्फेट करेगा, मतलब to increase heart rate, reduce digestion rate, dilate airways, urine retention, reduce sweating, reduce saliva production and constipation। तो देखते हैं एट्रोपिन सल्फेट का इंडिकेशन क्या है, हम उसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एट्रोपिन सल्फेट हम अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया, सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया में यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस सलाइवा सिक्रीशन ड्यूरिंग सर्जरी, एज अ एंटीडोट इन पेस्टिसाइड पॉइजनिंग और ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉइजनिंग। एज अ प्यूपिल डायलेटर हम एट्रोपिन के ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म, लो ब्लड प्रेशर, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हम यूज़ कर सकते हैं। एज मसल रिलैक्सेंट ड्यूरिंग सर्जरी भी हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के ईसीजी दिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो बहुत टाइम बाद आ रहा है, मतलब यहाँ पे हार्ट ब्लॉक है, इसको सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का भी ईसीजी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना वो बहुत टाइम बाद आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम एट्रोपिन सल्फेट यूज़ करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं एट्रोपिन सल्फेट हमें कहाँ यूज़ नहीं करना है, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है। तो टैकीकार्डिया, अस्थमा, ग्लोकोमा, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, थायरोटॉक्सिकोसिस, फीवर, पाइलोरिक स्टेनोसिस, मतलब स्टमक का जो एंड होता है जहाँ पे डिओडिनम स्टार्ट होता है उसे पाइलोरिक एंड बोलते हैं, वहाँ पे अगर ब्लॉकेज रहेगा तो उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में और एनी जीआई ब्लॉकेज या मायास्थेनिया ग्रेविस या एक
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो ऐसे डिसऑर्डर में भी हमें एट्रोपिन नहीं देना है। तो अगर एट्रोपिन के ज़्यादा डोज हो जाए तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, ब्लर विजन हो सकता है। ब्लर विजन क्यों? अगर प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं तो विजन ब्लर हो जाती है। यूरिन रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, टेकिकार्डिया, रेड्यूस स्वेटिंग, स्वेटिंग रिड्यूस होने की वजह से स्किन रैश हो सकती है, रेस्टलेसनेस, डिजीनेस, एबनॉर्मल वॉलेंटरी मूवमेंट्स, मतलब जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स है वो थोड़े एबनॉर्मल हो जाएंगे, फटीग हो सकता है या ट्रिमर्स आ सकते हैं। तो एट्रोपिन सल्फेट हम कौन से डोज में यूज़ कर सकते हैं? अगर साइनस ब्रेडिकार्डिया है तो 0.5 से 1 mg तक हम एट्रोपिन सल्फेट दे सकते हैं और एवरी 5 मिनट बाद हमें रिपीट करना है जब तक हम मैक्सिमम डोज तक नहीं जाते। मैक्सिमम डोज क्या है? एक एडल्ट के लिए 0.04 mg पर केजी, मतलब एक पर्सन का वेट अगर 50 kg होगा तो 2 mg उसका मैक्सिमम डोज है, और पेडियाट्रिक में 0.02 mg पर केजी। ब्रोंकोस्पाज्म में हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं 0.025 टू 0.05 mg पर केजी के हिसाब से, और यहाँ हम वाया नेबुलाइज़र देते हैं, मतलब एट्रोपिन में 2.5 ml NH डालना है और वाया नेबुलाइज़र देना है। और ऑर्गेनोफॉस्फेरिक पॉइजनिंग में हमें क्या करना है? 2 to 3 mg एवरी 20 to 30 मिनट्स के बाद देना है, और यहाँ पे हम मैक्सिमम 20 mg तक डोज दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एट्रोपिन के डोजेस दिखाई देंगे, ये मार्केट में अलग अलग अवेलेबल होते हैं, आपको एज़ पर रिक्वायरमेंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।